वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के जो बाकी के वर्क्स हैं। बैकग्राउंड नॉइज आपको काफ़ी कुछ आ रहा होगा, बाहर कुछ पास में संगीत चल रहा है, तो आप आज थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। देखते हैं जो पहला वर्क आज हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंजाज फ्रॉम द ग्रैंड चार्टव्यूज। ये जो है ये आर्नोल्ड की एक मेलनकोलिक पोयम है, लिखी गई थी 1852 में। इट इज़ रिटन आफ्टर द पोएट्स हनीमून विजिट टू चार्टव्यूज। और ये जो है poem contains the memorable lines like wandering between two worlds, one dead and the other powerless to be born। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और हम ध्यान रखना, इसको एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। टू मार्गवाइट कंटिन्यू, ये मैंने आपको बायोग्राफी के टाइम बताया था कि एक फ्रेंच गर्ल थी जिससे इनको प्यार हो गया था, ठीक है। तो शायद उसी के ऊपर ये पोएम जो है इन्होंने लिखी है। एर्नोल्ड सीक्वल टू आइसोलेशन टू मार्गवाइट। It is first published in 1852 under the title To Marguerite in Returning a Volume of Letters of Otis। इतना लंबा टाइटल था पहले, ठीक है। बाद में इन्होंने इसको एक सिंपल सा टाइटल दे दिया, टू मार्गवाइट। ये एक लव लिरिक है इंस्पायर्ड बाई हिज लव फॉर मार्गवाइट, और ये पोएम है, इसको कहते हैं एलिजी ऑफ लव। पोएट ने इसमें मेंशन किया है ना तो मार्गवाइट को और ना ही स्विट्जरलैंड को। कहते जब ये स्विट्जरलैंड गए थे तब शायद इन्हें प्यार हो गया था इनसे। तो टू मार्गवाइट कंटिन्यूड बिलोंग्स टू हिज स्विट्जरलैंड ग्रुप, और पोएम जो है वो टेल्स अ स्टोरी ऑफ मीटिंग एंड पार्टिंग। पार्टिंग क्या होता है? सेपरेट होना, किसी से अलग होना। तो इसमें एक लाइन भी है, हाउ वेन थिंग इज मॉर्टल लाइफ। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। कल्चर एंड एनार्की, ये जो है आर्नोल्ड का एक मेजर वर्क है ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये पब्लिश हुआ था 1869 में। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ एसेज है। आर्नोल्ड क्लासिफाई करते हैं इंग्लिश सोसाइटी को तीन चीज़ों में, बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस। अब देखो ध्यान रखना, इसमें पूछ लिया जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बारबेरियंस हैव हाई स्पिरिट, सेरेनिटी, डिस्टिंग्विश्ड मैनर्स, ठीक है। फिलिस्टीन्स हैव द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिलीजियस नॉन कॉन्फॉर्मिटी, और दे आर रिप्लीट विद एनर्जी एंड मोरालिटी। रिप्लीट समझते हो ना, वो भरे हुए हैं, फिल्ड हैं, किससे? एनर्जी और मोरालिटी से। कौन? फिलिस्टीन्स। और जो पॉपुलेस हैं, दे आर स्टिल रॉ एंड ब्लाइंड। तो जो वो कल्चर की है वो आर्नोल्ड को किस में मिलती है? फिलिस्टीन्स में। देयर स्ट्रेंथ इज नेशंस स्ट्रेंथ, देयर क्रूडनेस इज नेशनल क्रूडनेस, ठीक है। वो इसे पूरा नेशन से रिलेट करते हैं फिलिस्टीन्स को। हैंस इट इज नेसेसरी टू एजुकेट एंड ह्यूमनाइज फिलिस्टीन्स, ठीक है। तो किस पे उन्होंने फोकस किया? फिलिस्टीन्स पे, ना बारबेरियंस पे और ना ही पॉपुलेस पे। ये ध्यान रखना है आपको। आगे एक प्रीफेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड किया गया था 1875 में। अब देखो ये कुछ टर्म है जो इसमें यूज किए गए हैं, कल्चर, स्वीटनेस, लाइट, बारबेरियन, फिलिस्टीन, हैवरेज एटसेट्रा। ये जो टर्म है इस बुक में या इस ऐसे में ऐड किए गए हैं। स्वीटनेस और लाइट जो है वो फ्रेज है, वो अडॉप्ट किया गया था। एक ऑथर थे जोनाथन स्विफ्ट, उनकी एक बुक थी द बैटल ऑफ बुक्स, कंपोजिशन थी एक, द बैटल ऑफ बुक्स। सटैव था बेसिकली ये। जोनाथन स्विफ्ट ने काफ़ी सटैव लिखे हैं, फेमस थे उसके लिए। तो इससे ये जो फ्रेज है ये बोरो किया गया है, और हैवरेज जो है वो मोरल एजुकेशन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो फिलिस्टीन है, द टर्म फिलिस्टीन इज यूज फॉर कॉमर्शियल मिडिल क्लास। कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लिए ये टर्म यूज किया गया है, और ये जो मिडिल क्लास है वो मेटेरियलिस्टिक है आउटलुक में और इंडिफरेंट है अपने कल्चर के लिए, ठीक है। लेकिन जो नेशन है उसकी स्ट्रेंथ इसी में है, ये भी आर्नोल्ड ने कहा है। द टर्म बारबेरियंस इज यूज फॉर एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि बारबेरियन किसके लिए यूज किया है, किस क्लास के लिए, और फिलिस्टीन किस क्लास के लिए यूज किया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, द फोर्सिकन मरमैन। तो ये जो है ये क्या है? सबसे पहले तो मरमैन क्या होता है कि इमेजिनरी सी क्रिएचर होता है विद ह्यूमन बॉडी डाउन टू द बेस, मतलब कमर तक उसकी बॉडी ह्यूमन होती है, ठीक है, और नीचे फिशटेल होती है। देखा होगा आपने टीवी वगैरह में। और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो क्या होता है? मरमेड होता है। तो ये जो है ये कहानी जो है वो एक डेनिस फोक टेल पे बेस्ड है, पब्लिश हुआ था 1849 में। इट इज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मरमैन विद अर्थली वुमेन मार्गरेट। मार्गरेट एक वुमेन होती है, उससे इसे प्यार हो जाता है। मार्गरेट इससे शादी भी कर लेती है, ठीक है, इस मरमैन से। सी लिव्स विद हिम लग्जरी एंड कंफर्ट, वो उसके साथ रहती है, लग्जरी और कंफर्ट में रहती है। लेकिन सी हियर्स अ चर्च बेल, उससे चर्च बेल सुनाई देती है। एंड गोज टू चर्च फॉर प्रेयर, और वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए चली जाती है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को फोर्सेक कर देती है, मतलब त्याग देती है, अपने बच्चों को भी हमेशा के लिए।
तो इसमें जो चर्च बेल है वो क्या सिम्बलाइज कर रही है, कॉल ऑफ रिलीजन, ठीक है। और जो पोएम है वो क्या है, अ लैमेंट ऑफ फोरसेकन मरमेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अ समर नाइट। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है, किसकी, अर्नोल्ड की। द पोएट डिस्क्राइब्स द मून ब्लेंस्ड स्ट्रीट एंड द मून। मून ब्लेंस्ड स्ट्रीट मतलब जो चांद है उसकी रोशनी में नहाई हुई जो गली है, उसको ये पोएम डिस्क्राइब करती है और मून को डिस्क्राइब करती है। अर्नोल्ड जो है वो डिसअप्रूव करते हैं द वेज ऑफ लाइफ पीपल जनरली फॉलो, मतलब जो तौर तरीके लोग फॉलो कर रहे हैं उसको डिसअप्रूव करते हैं। ही प्रेजेंट्स द कंसेप्ट्स ऑफ आइडियल लाइफ, ही गिव्स एम्फेसिस ऑन सोल, ठीक है, आत्मा पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अर्नोल्ड बिलीव्स दैट मैन कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हेवन एंड वाइडन द हॉरिजन ऑफ लाइफ, ठीक। आगे देखते हैं एम्पेडोकल्स ऑन एटना। तो ये जो एम्पेडोकल था ये एक फिलोसफर था, तो इसके बारे में देखते हैं। पोएट ड्रामा है 1852 में, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल थीम है ये। एम्पेडोकल जो है वो एक फिलोसफर था जो अपने आप को फेंक देता है किसमें, एटना के क्रेटर में, और ये बेसिकली एक ज्वालामुखी होता है। 10 कमिट सुसाइड, तो वो सुसाइड कमिट कर देता है, ठीक है। अदर करेक्टर इसमें जो है वो है पॉसिनियस, ये एक फिजिशियन होता है। कैलिगुलस ये एक हार्प प्लेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो अर्नोल्ड ने लोगों पे कहे हैं। जैसे चौसर के बारे में इन्होंने कहा, चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, ये अर्नोल्ड ने कहा था। अच्छा, 18th सेंचुरी के बारे में इन्होंने कहा था कि ये कैसी है, एज ऑफ प्रोच एंड विजन। 18th सेंचुरी समझ में, न्यू क्लासिकल एज है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें ज़्यादातर जो राइटर्स हुए थे उन्होंने नॉवल भी एक्चुअली उसी दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा लिखे गए, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल्स वगैरह जो हैं। और उस टाइम 18th सेंचुरी में जो पोइट्री थी वो भी प्रोज फॉर्म में ही आ गई थी लगभग। सटायर बहुत ज़्यादा लिखे गए थे, हीरोइक कपलेट्स में बहुत ज़्यादा जो पोएम्स थी वो लिखी गई थी। तो काफ़ी हद तक जो 18th सेंचुरी है अगर उसको एज ऑफ प्रोज कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसा अर्नोल्ड ने रिमार्क किया था कि ये एज ऑफ प्रोज एंड विजन है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज इज अ पोइट्री अगेंस्ट लाइफ, ये ऐसा अर्नोल्ड ने कहा था। इन्होंने एक लाइन और कही थी, अ पोइट्री ऑफ इंडिफरेंस, इंडिफरेंस समझते हो, उदासीन, न्यूट्रल, टुवर्ड्स मोरल आइडियाज इज अ पोइट्री ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स लाइफ, ये भी अर्नोल्ड ने कहा था। अच्छा, एफ एल लूकस ने अर्नोल्ड के लिए क्या कहा था, अब लास्ट ग्रेट न्यू क्लासिस्ट विद हिम इज बॉर्न अबव रियल पोइट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये, अर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा था। अब इन्होंने देखो एक मेथड भी ईजाद किया था, क्या नाम था उसका, टच स्टोन मेथड। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये पोइट्री की स्टडी में यूज किया जाता है। इसमें क्या है, इट डिनोट्स शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस सिलेक्टेड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, मतलब छोटे छोटे पैसेज जो हैं वो ग्रेटेस्ट पोएट्स की राइटिंग्स से सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उन्हें स्टडी किया जाता है। ही यूज्ड टच स्टोन मेथड फॉर होमर, डेंटे, शेक्सपियर एंड मिल्टन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मैथ्यू अर्नोल्ड खत्म होते हैं यहाँ पे। अब इनके आप क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं रिकमेंड करूँगा आपको 2 किताब एस के अरोरा की बुक से आप पहले लगाइए, ठीक है। उसके बाद जब आप एस के अरोरा पूरी कर लें उसके बाद मनजीत सिंह की बुक से MCQs आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, जहाँ से भी मिल जाए वही लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपको घटना चक्र या यूथ दोनों ही बुक ले लो, मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही ले लो, बहुत टाइम है, ठीक है। एक बुक तब लेते हो जब टाइम कम होता है, दोनों ही ले लो अभी, और दोनों के ही MCQs लगाओ, तो जितने ज़्यादा लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। अगला जो हम ऑथर कवर करने वाले हैं वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन।